बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तुम लोगों ने कहा था कि सर मतलब सवाल बनाते हैं आप जैसे FAR 2 में, तो वैसे ही कोई एक तरह का यहाँ पे हो जाए। तो आज की क्लास के अंदर हमारा पूरा IS 16 का डिस्क्लोजर जो कवर होगा आज की क्लास में, वो तो है ही है। उसके साथ साथ IS 40, IS 20 और IS 23। यानी तुम्हें आज ये देखना है कि तुमने जितने भी रिवीजन सेशन में मेरे साथ रिवीजन किया है, वो सब अगर एक ही सवाल में आ जाए तो उसके डिस्क्लोजर पे इम्पैक्ट क्या होते हैं। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप डिस्क्लोजर पे तो जाना, इम्पेयरमेंट भी है, इम्पेयरमेंट भी है, लिखना भूल गया हूँ ऊपर, इम्पेयरमेंट भी है इसके अंदर। सही है जी। तो मैंने किया ये कि भाई इस तरीके से डिजाइन किया, इस सवाल को कोई 3 दिन लगे मुझे बनाने में, और मतलब उम्मीद है कि तुम्हारा ये सवाल करके एटलीस्ट पूरा पिछला भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा जी। सही है जी। और ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हें एग्जाम में कोई चीज अनएक्सपेक्टेड नहीं लगेगी। तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई, इस सवाल को हमने ऐसे हैंडल किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं पूछ सकता, वो पूछ सकता है। हालांकि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ऐसे सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक बता देता हूँ। ऐसा सवाल जब भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सबसे पहले तुम्हें यह अज्यूम करना है कि भाई समझो कि IS 16 का डिस्क्लोजर ही नहीं है। सर ये क्यों अज्यूम करते हैं भाई? आप पहले कैलकुलेशंस कर लें। एग्जाम्पल दें सर, आप पहले जैसे पीपी की माइक लगा लो, लो आ रही है नहीं? अब सही है, बल्कि आप, मैं तो और तेज बोल लेता हूँ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं, दादा एक जगह होके बैठ जाओ सारे। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे सवाल को हैंडल करने की बात करूं, तो ऐसे सवाल को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि भाई आप बोलेंगे डिस्क्लोजर तो पहले मैं देखूंगा ही नहीं, तो सर उसने मांगा डिस्क्लोजर, मैं मानता हूं कि मांगा डिस्क्लोजर है। आप पहले काम करें, जैसे आपने FAR 1 के लेवल पे पीपी का नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना सीखा है। अच्छा, अब सर डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या था? ओपनिंग, फिर एडिशन, ऐसा ही है, फिर डिस्पोजल। तो फिर हम ये करते हैं ना कि ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन अलग, डिस्पोजल पे अलग, और एडिशन पे अलग। ओपनिंग से मैं जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज हो गया उसको कटा देता हूँ। ऐसा है? हाँ भाई ऐसा है कि मैं उसको कटा देता हूँ। अच्छा, इसलिए इसको कटा देता हूँ ताकि इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना हो। अच्छा, फिर एक और चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हुई हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? ऐसा ही है। तो फिर हमने क्या किया था कि भाई जिस दिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर हो रही है, टेक्निकली वो उस दिन की एडिशन कंसिडर की जाएगी, पर डिस्क्लोजर के अंदर वो एडिशन के नाम पे नहीं आएगी, ट्रांसफर के नाम पे आएगी, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो भाई जिस दिन वो यहाँ पे आके चिपकी है, उस दिन से उस पर भी क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा, फिर रही बात क्लोजिंग की, फिर आप क्लोजिंग पे आके एक चीज देखते हैं, क्या आपके पास कोई एक ऐसा एसेट है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे बिल्कुल हो सकता है? अगर है तो हमने बखूबी सीखा हुआ है, पहले आप उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, कॉस्ट के अगेंस्ट में भी, एक्यूमुलेटेड के अगेंस्ट में भी, ताकि वो अपनी किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे आ जाए। किस पे आ जाए? बुक वैल्यू पे। हमने ये बखूबी सीखा हुआ है कि अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करूंगा तो वो बार बार मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे इसको कम कर रहा होगा, वो फेयर वैल्यू पे कभी भी कैरी नहीं हो पाएगा। बात समझ आती है? चलिए जी, हमने नेटिंग ऑफ करनी है उसकी, चलिए इसके बाद एक और स्टेप। फिर आपको साल के आखिर में देखना है कहीं कोई ऐसा पीपी तो नहीं है जो इम्पेयर हो चुका हो। मैं साल के आखिर में इसलिए बात कर रहा हूँ भाई क्योंकि आपको पहले कैरिंग अमाउंट चाहिए रीवैल्यूएशन के लिए, तो आप सारी चीजों को पहले कैरिंग अमाउंट पे लाओगे, फिर चेक करोगे क्या उसमें रीवैल्यूएशन है या क्या उसमें इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज, क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर से कोई एसेट खुद बना रहे हो और वो हो सकता है क्वालिफाइंग एसेट हो? अच्छा, तो अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है और आपने कोई लोन लेके बना रहे हो तो उस पर आज तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। अच्छा, अगर लास्ट ईयर ये एसेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो लास्ट ईयर तक ओपनिंग CWIP आ रहा होगा। अच्छा, और फिर फॉर द ईयर का तुम खर्चा करोगे, वो भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और हो सकता है कि वो इस साल आके कंप्लीट हो जाए। तो अगर वो कंप्लीट हो गया तो जितना कैपिटलाइज हुआ है वो वहां पे एडिशन में आएगा पहले, फिर पुराना वाला इसको मिला के ट्रांसफर करके रेलेवेंट हेड में चला जाएगा, और फिर जब वो रेलेवेंट हेड में चला गया तो उसके बाद वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज बताना चाहता हूँ भाई, जरा ध्यान से सुनना। FAR 2 में तो हर टॉपिक ही ऐसा है कि भाई पीछे का मिक्स 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 करके और फिर सारी चीजें एक साथ मिला के आती हैं। सही है? ये सिर्फ तुम्हें एक ट्रेलर देने के लिए कि अगर सारी चीजें एक साथ आ जाएं
तो तुम्हें पेपर में वो आती होंगी क्योंकि तुम यहाँ पे करके जा रहे हो। सही है, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ इस सवाल को करने के लिए कोई 1.5 आवर दे रहा हूँ। सही भाई, 1.5 आवर। इस सवाल को सॉल्व करने की एक टेक्निक है। मैंने कहा डिस्क्लोजर को अभी साइड में रखो, पहले सारी कैलकुलेशंस करो। इस सवाल में हर वो चीज है जो तुमने आज तक मेरे साथ रिवाइज की है। सही है जी, मैं आप लोगों को ये ग्रुप पे भेज देता हूँ और यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लेंथी सवाल है। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। सही है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। सही है जी। हाँ, अब अगर आप बोलेंगे सर इसकी वेटेज कितनी है, चलो 2 घंटे भी ले लें आप, पर मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना यार प्लीज फोकस के साथ। 50 नंबर, 50 नंबर का ये सवाल है क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं इसके अंदर। मैं फिर रिपीट करूंगा, इस सवाल को आखिर तक सॉल्व करना, ये वेट नहीं करना कि उस्ताद कराएंगे तो हम कर लेंगे, वरना फायदा नहीं है, तो मेरी मेहनत भी जाया करोगे। 3 दिन लगे मुझे बनाने में उसको, तो उसको इंगैश करना। सही है जी, 3 दिन इसलिए भी लगे क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपको मैच करना होता है कि भाई कोई चीज गलत नहीं आ जाए इसके अंदर। तो बस आपका समय शुरू होता है अब, 2 घंटे हैं आपके पास, सुकून से सवाल को करो, लॉजिकली सोच के करना। सही है जी, इससे होगा कि आज तक के सारे स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएंगे। और फिर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जब इतना किया ना, सिंगल एंट्री भी रिवाइज करा दें, कल की क्लास में मैं सिंगल एंट्री 0 से रिवाइज कराऊंगा। सही है जी, तो अभी फिलहाल ये करेंगे हम। राबिया कह रही है सर आज हम कितने सवाल करेंगे, मेरी बहन से भी ये करके दिखा दो एक, तो समझ आ जाएगा। सही है, चलिए जी, मैं भी भेज रहा हूँ आप लोगों को ये। मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, डिस्क्लोजर का अगर मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं करा यूनस। अच्छा भाई, अगर डिस्क्लोजर की बात करें, सबसे पहले ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड आता है, और फिर आप अज्यूम करें कि आप इन दोनों के सेपरेट ही अकाउंट्स लेके चल रहे हैं, कॉस्ट को अलग लेके चलना है, अक्यूमुलेटेड को। अच्छा, ओपनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी एडिशन की वजह से, कम होगी डिस्पोजल की वजह से। अब एक और चीज, एक और वजह से इंक्रीज होगी रीवैल्यूएशन की वजह से। अच्छा, एक और चीज, एक और वजह से इंक्रीज होगी ट्रांसफर की वजह से। ऐसा है। फिर हम आते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वजह से, कम होगा डिस्पोजल की वजह से। इंक्रीमेंटल का हिट यहाँ नहीं आता, ये मैंने सिखाया है। अच्छा, इंपेयरमेंट की वजह से भी इंक्रीज होगा, ये हमने सारी चीजें सीखी हुई है। इसी चीज को मद्देनजर, अच्छा फिर एक और चीज, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम होता है रिवर्सल की वजह से, क्योंकि ट्रांसफर भी नहीं, गलत, जब हम पीपी को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं तो उसका अक्यूमुलेटेड क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। क्लियर है जी, मैं बस आपको ये भेज दूं। एक ही मिक्स किया उसमें, बस वही है। आ रहा हूं। या पहले बता दो सवाल मिल गया सबको जानी, यानी वो खराब है, वरना आज मैंने यही सोचा था, आज एडजस्ट कर लो। चलिए जी, आपका समय शुरू होता है अब। अच्छा, एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज बातें कम करना, अपने हिसाब से ये सवाल करो, विदाउट एनी डिस्कशन। सही है जी, अपने आप को असेस करो। देखो पेपर में तो आप भाई सीधी सी बात है किसी की हेल्प नहीं ले पाएंगे, तो जरा यहाँ पे अपने हिसाब से करें, सुकून से बैठ गए सवाल।
10वें सवाल में एक चीज पूछी, जिस तरह ये डायरेक्ट मेथड का बिल्कुल दोनों चीजें कम होंगी मुजम्मिल। अब जल्दी से आप ये सवाल पहले रीड करें, तमीज से देखें इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, फिर अप्रोच बनाएं। मैं एग्जैक्टली 9:30 ये सवाल कराऊंगा, या 2 घंटे ज्यादा हो जाएंगे। चलो 9:45 कर लेते हैं। जो आपको इजी लगता है हम ना। हाँ भाई, नहीं हुआ तो मैं करा दूं। ये शुरू किया है। ओके सॉरी। ओके जी सॉरी। अच्छा जानी, इधर बाबू, तुम लोग जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो CWIP का ओपनिंग या 144 सेट है। ऑनलाइन वाले बच्चों तो ये फोकस करना
आपका CWIP का ओपनिंग ये आ रहा होगा 14464,537। सही है, ये जरा देख लेना। हाँ बस ये करेक्शन है इसमें ओपनिंग बैलेंस में। बिल्कुल दानियाल सेम है। यानी कल हम करेंगे सिंगल एंट्री, एक तो करके दिखाओ ये। जितेश वो भी करवा देंगे जानी। बिल्कुल ऐसा ही है नवीन। हारून ये मैंने रिवाइज करवाया था अपने हिसाब से, देखें सवाल। हाँ भाई ऑनलाइन वालों थोड़ा बताओ, तुम लोग भी हो रहा है सवाल, हो रहा है। देखो बोरिंग कॉस्ट में होता ही है। ओके जी, बस करें करें। चाहो तो बोरिंग कॉस्ट का जनरल घुमा के देख सकते हो। पीडीएफ ग्रुप पे पीडीएफ देख सकते हो बोरिंग कॉस्ट की, अगर भूल गए तो।
अली जमाल बिल्कुल परफेक्ट इम्पेयरमेंट निकालिए भाई। कितनी आ रही है इम्पेयरमेंट? 40,000 परफेक्ट है। अभी कर लेंगे ना। बिल्कुल 40,000 की इम्पेयरमेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉइंट 7 आखिर की फेयर वैल्यू से, आखिर में जो फेयर वैल्यूशन होगी।
हाँ भाई, इसमें ग्रांट की रीपेमेंट कितनी आ रही है? 225 की रीपेमेंट आ रही है। चलो 225 की रीपेमेंट के बाद क्या उसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बुक होगा? कितने साल होगा? 3.5 ईयर्स। चले बिल्कुल सही है काफ, यूसुफ बिल्कुल सही। भाई आप लोगों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ रहा है? देखो ये रहा पहली फाइनेंसिंग जो आपकी आई हुई है, सही है ना, 31 दिसंबर 2019 में। आप देखो आपका एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 मिलियन है, 2 मिलियन है, 0.5 मिलियन है। अब होता यह है कि आप इसमें से पैसा निकालते हैं और एक रेगुलर इंटरवल्स में निकालते हैं, सही है ना। तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई आप वेटेड एवरेज रेट निकाल लें, ताकि आप ऐसे नहीं कि अपनी विश के हिसाब से इंटरेस्ट यूज कर रहे हो अपने फायदे की बोरिंग का। आप अब एवरेज करेंगे तब से जब से ये बोरिंग ली गई है। मैं आपसे पूछूं बैंक ए से ये फैसिलिटी कब ली है? 1 अप्रैल से। तो इस 3 मिलियन को मैं मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करूंगा, तो मेरे पास एवरेज बोरिंग आ जाएगी, ऐसा ही है। फिर मैं जुलाई में तो 6 महीने, अक्टूबर है तो 3 महीने, अब इनका इतना इतना इंटरेस्ट भी बुक कर लूंगा इनके हिसाब से। एवरेज बोरिंग नीचे रखूंगा, एवरेज इंटरेस्ट जो तुमने कैलकुलेट किया वो ऊपर। जो एवरेज इंटरेस्ट आएगा इन सब से मल्टीप्लाई करके वो ऊपर आएगा, और एवरेज बोरिंग नीचे आएगी, तो आपको एक कुल मिला के एवरेज रेट मिल जाएगा। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है अब जिसमें से भी यूज करो, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको अगर कोई भी डेफिसिट आया, मैं आपको वर्किंग सिखाता हूँ, याद करो। अगर आपका सबसे पहले हमने क्या सीखा है, सरप्लस होता है तो इनकम आती है, और जैसे ही वो सरप्लस डेफिसिट में कन्वर्ट होता है रनिंग फाइनेंस शुरू हो जाता है, और उस रनिंग फाइनेंस के लिए ही तो ये इंटरेस्ट निकाल रहे हो तुम, जो कि एवरेज है। क्लियर है? और 2019 का अलग होगा, 20 का अलग होगा, क्योंकि 19 में पूरे साल का बैलेंस नहीं है, 2020 में वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो फिर एवरेज भी अलग आएगा। क्लियर है? क्यों करेंगे, वो एजेड का बैलेंस है ना। इंटरेस्ट तो सूद किस पे चार्ज हुआ होगा, जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा, तो 3 क्यों माइनस करूंगा मैं? बारीक बस अभी रिवाइज हो जाएगा जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ये। बस बाकी आधा घंटा आप लोगों के पास। भाई अगर तुम लोग परमिशन दो तो मैं एवरेज रेट की कैलकुलेशन दिखा दूं यहाँ पे। नहीं, अगर एवरेज रेट की कैलकुलेशन बस, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। हमने हल्का फुल्का ये सीखा था कि जब भी बोरिंग कॉस्ट का सवाल आएगा, सबसे पहले स्पेसिफिक बोरिंग का इंटरेस्ट निकालोगे, और फिर रीपेमेंट्स, और फिर एक क्यूमुलेटिवली शेड्यूल बनाओगे जिसमें सरप्लस की वर्किंग होगी। कर रहे हैं आप लोग? चलें जी, करें।
अच्छा जी, सारे बच्चों ने जो कैपिटलाइजेशन रेट है, ज्यादा बातें नहीं बाबू इधर। अच्छा भाई, कैपिटलाइजेशन रेट देख लेते हैं। वही तो देख रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। खुद ही हो जाएगा ना अभी। अच्छा जी बच्चों, ये देख लो यार, बाबू बातें किए बगैर दादा इधर ये देख लो। हमने पहले सबसे पहले 2019 का कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। अच्छा, सवाल में देख के बताओ, एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ए का 3 मिलियन है, इसका 2 मिलियन, इसका 5 लाख। अच्छा, ये पूरे साल मेरे पास बैलेंस नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे साल का इंटरेस्ट लगाऊंगी तो 9 महीने मैक्सिमम होगा। तो मैंने ये निकाल लिया कि ऑन एवरेज ये बैलेंस कितने महीने आउटस्टैंडिंग था, आपने कहा 9 मंथ्स, तो एवरेज बोरिंग आ गई आपकी। सर इसकी 6 महीने की और इसकी 3 महीने की, आपके पास ऑन एवरेज टोटल पैसा तीनों बैंक का मिला के इतने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग था, वो है 3375000। ऐसा ही है भाई, ये सही है जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इनको 12%, 15%, 18% से मल्टीप्लाई किया। क्या आपका ये इंटरेस्ट है या एवरेज इंटरेस्ट है? एवरेज इंटरेस्ट है, ऐसा ही है भाई। अच्छा, ये जो मसले हैं ये क्यों है भाई? क्योंकि स्टैंडर्ड आपको ये कहता है जब भी मल्टीपल सोर्स ऑफ बोरिंग होगी रनिंग फाइनेंस में, तो आप कर सकते हैं टू बी ड्रा में। आपको जब फायदा चाहिए होगा तो अपने हिसाब से बोरिंग का रेट लगाएंगे। तो वो कहता है आप इनडिफरेंट रहने के लिए आप सारी बोरिंग पे क्या ले लेंगे, एवरेज। अब कहीं से भी पैसा यूज करो, आपका वो कैपिटलाइजेशन रेट यूज होगा जो कि एवरेज होगा। मैंने क्या किया, एवरेज इंटरेस्ट रेट ऊपर रखा, एवरेज बोरिंग नीचे रखी। सर कुल मिला के मेरा वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गया कितना, 13.11। एनीवन जिसने ये निकाल लिया हो? सकलैन ने निकाला था। चलें जी, अब हम 2020 में आ गए। सुनिएगा सर, मुझे एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि 2020 में ये बैलेंस पूरे साल आउटस्टैंडिंग था? क्योंकि तीनों बोरिंग मेरे पास पूरे पूरे साल के लिए अवेलेबल थी। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो ये कैपिटलाइजेशन तो 6 महीने की हो रही है। भाई इंटरेस्ट तो 6 महीने का कैपिटलाइज करोगे ना, तो 6 महीने पीएल में जाएगा, तो रेट तो एवरेज ही लूंगा ना मैं तब भी। क्या बात समझ आ रही है? क्लियर है भाई ये वाली बात? देखो यार, मैं तो कैपिटलाइजेशन रेट तो पूरे साल के निकालूंगा, जिसमें तो 6 महीने करूंगा कैपिटलाइज और 6 महीने पीएनएल में। बात समझ आती है? क्योंकि रेट तो पूरे साल का वर्कआउट होगा। क्लियर है? अच्छा जी, मैंने क्या किया, ये सिंपल सिंपल 5.5, ये पूरे 12 महीने का आया, टोटल बोरिंग ये आ गई, टोटल इंटरेस्ट ये आ गया, मैंने एवरेज रेट निकाल लिया 14.90। सही है जी। अब करें इसको आगे, बाकी आपके पास पूरा आधा घंटा बाकी है 9:45 तक। आर्टिकल शिफ्ट 3.5 ईयर्स की होती है मन। बिल्कुल कुबैर, कल सिंगल एंट्री है, इम्पेयरमेंट 40,000 आ रही है। दानियाल बस अभी देखते हैं गेन ऑन व्हीकल कितना आ रहा है।
तो भाई रहीम वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती क्या? ये कैसी बात कर दी तुमने? अरे मेरा भाई, किसी भी मॉडल पे हो फेयर वैल्यू तो मार्केट में होती है ना। ये कैसी बात कर रहे हो रहीम? नहीं नहीं वरी, क्यों छोड़ना है बोरिंग कॉस्ट? लेक्चर सुनो ना उसके। 4 लेक्चर्स में तो हमने किया, आई थिंक 5 में। 5 में किया है। लेक्चर रिवाइज कर लो, इसमें क्या मसला है? 5 मतलब उसको पॉइंट 2 पे देखो, जल्दी हो जाएगा। इस बार इम्पोर्टेंट है। नहीं, अलग से भी आ सकता है ना। पूछ सकता है ना इसके साथ। हाँ जानी, शुरू करें? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं छोड़ना टॉपिक। आ गया ओपनिंग, मैच हो गया। 14464 537 बेहतरीन है। बस बाकी 10 मिनट रुक जाए, बच्चे कह रहे हैं कि 7 हो जाए वो लोग। 10 मिनट में हम शुरू कर रहे हैं। बोरिंग कॉस्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकता हूँ, यानी मैं पूछ लूंगा सहमत से। वैसे ही तुम लोगों को इतने सारे दे दिए लेक्चर्स जानी। चलेंगे यार, आपने किसी से कांटेक्ट नहीं किया क्या? यार वो 50 आवर्स वाले लेक्चर चल रहे हैं ना? चल रहे हैं जानी, सबके चल रहे हैं यार। यानी सबके चल रहे हैं। अब तुम्हें नवीद, अगर तुम रेगुलर के स्टूडेंट हो तो भंगी तुम्हें क्या जरूरत है 50 आवर्स वाले की? वही तो है जो तुम लोगों को पढ़ा है। तुम तो जनरल घुमाओ। वन डबल फोर सिक्स फोर 537। दोस्त को चाहिए, अच्छा। टाइम हो गया जी, हो गया जी। चलो आजा बाबू। क्या हो गया?
गई ना, चलो खेल लेते हैं, मतलब ये लोग मोहब्बत कर ले। अभी तुम लोगों ने सारा तो कर लिया ना। अच्छा वैसे ये कह रहे हैं कि भाई एक बार तुम दोबारा ट्राई तो करोगे ना उसको, एक बार वापस करोगे, क्यों नहीं करोगे? हाथ साफ करने के लिए भाई लाजमी करना पड़ेगा। चलो अभी 1 मिनट, आ जाओ बाबू इधर, दादा लव यू मेरी मोहब्बत, आ जाओ। अच्छा भाई अगर मैं इस सवाल की रिक्वायरमेंट को देखूं, सही है जी, तो इसमें कह रहा है कि भाई आपको नोट्स बना के दे रहे हैं, बिल्कुल मासूम सी रिक्वायरमेंट है। 31 दिसंबर 2020 के मुझे नोट्स चाहिए, सही है। ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर है। अभी जानी इधर सब देख लो। अच्छा भाई ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर है। अगर मैं नॉर्मल अप्रोच को लेके चलूं ऐसे सवाल को सॉल्व करने की, तो सिंपल अगर मैं बात कहूं कि भाई सबसे पहले मुझे डिस्क्लोजर में चाहिए होते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तुम सबने कुछ किया या ना किया हो, ये तो सबसे पहले किया होगा, सही है जी। हमने सबसे पहले भाई रख लिए ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग में लैंड की वैल्यू 19 मिलियन है, 12 मिलियन, 6 मिलियन, 5.5 मिलियन, और ये CWIP आ रहा है 144645337। ये मैंने फिगर चेंज की थी, सही है जी सवाल में। अच्छा अब प्लीज फोकस के साथ, इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 मिलियन का। अब पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछना है कि भाई जब एक एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो उसका तो अक्यूमुलेटेड रिवर्स हो जाता है, पर यहाँ पे रीवैल्यूएशन हर साल नहीं हो रही है, हर 2 साल बाद हो रही है। तो क्या इसमें पहली रीवैल्यूएशन अगर मैं सवाल को देखूं तो कौन सी डेट पे हुई है? देखो भाई एसएल की पॉलिसी है टू कैरी बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू। लास्ट रीवैल्यूएशन जो कि हुई थी वो हुई थी 31 दिसंबर 2018 को, यानी आज के ओपनिंग से भी 1 साल पहले, ऐसा ही है। तो 1 साल पहले जो रीवैल्यूएशन हुई होगी उस पर आज तक कोई डेप्रिसिएशन भी बुक हुआ होगा, मतलब 1 साल का। अच्छा फिर हमने ये भी तो सीखा हुआ है फेयर वैल्यू मॉडल में, जब भी मैं एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जाता हूँ वो कॉस्ट बन जाती है, और फिर वो लाइफ से डिवाइड होती है रिमेनिंग लाइफ से, रिमेनिंग लाइफ से। ये बात याद रहेगी ना। चलिए जी अब मुझे एक बात बताओ, सरप्लस उस दिन अराइज हुआ था इन 3 बिल्डिंग्स के अगेंस्ट में 0.8 मिलियन, 0.6 मिलियन और 0.4 मिलियन। जरा प्लीज खाली इसका सम करके बताओ टोटल सरप्लस कितना है। सर 1.8 मिलियन का, सर आप नोट्स नहीं दिखाएं, पहले वर्किंग कराएं। मेरी जानी मैं वर्किंग ही कराऊंगा, मैं अभी तो एक माइंड मैपिंग कर रहा हूं भाई। अच्छा जी 1.8 मिलियन का टोटल सरप्लस आया था कब? 31 दिसंबर 2018 को। अच्छा जी ये 3 बिल्डिंग के अगेंस्ट में आया था क्योंकि उसने बताया कि इसके अंदर 3 बिल्डिंग शामिल हैं। अच्छा अब इसकी फेयर वैल्यू देखते हैं, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन। मैं सबसे पहले बिल्डिंग को पिक कर रहा हूं, इसको सॉल्व करूंगा फिर बाकी एसेट्स पे चलेंगे, सही है जी। अच्छा अब मसला ये है, सुनना मेरी बात, इसको पूरा रीड करते हैं। फिर वो बोलता है सरप्लस बैलेंस रिमेनिंग and remaining useful life of these buildings जनवरी 1 पे 1.65 मिलियन और 11 साल है। अच्छा पंगा है। हाँ अब देखो मैं ये जो 12 मिलियन है ना, इसको 11 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर 3 एसेट्स है, क्योंकि एक एसेट बिक गया है। तो क्या मैं फिर इसको अलग अलग लेके चलूं? तो यानी मुझे 18 से वर्किंग करनी पड़ेगी और फिर सरप्लस का बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, ऐसा ही है। और सरप्लस का बैलेंस मेरी जान इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इस साल के आखिर में फिर रीवैल्यूएशन होगी, और फिर हम देखते हैं कि जितना सरप्लस का बैलेंस होता है पहले रिवर्स होता है, बाकी चार्ज पीएल में जाता है। भाई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चले जी इसको खाली बिल्डिंग का एक और पॉइंट है वो भी रीड करते हैं। बोलता ये है कि बिल्डिंग सिचुएटेड इन पीसीएचएस वॉज इनिशियली, इस पे जरा फोकस करना। हर बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर ये कहाँ कैरी हो रही हो, भाई इनिशियली लिख दिया तो दैट मींस कि उसने बोल दिया कि ये कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अच्छा जी आर्थर लॉरेंस को हमने दी हुई थी जिसकी फेयर वैल्यू उस दिन थी 1.5 मिलियन ऑन जनवरी 1 2020, have been vacated on April 1 2020 for the purpose of locating its head office therein. हेड ऑफिस रीलोकेटेड इन ऑक्यूपाइड बिल्डिंग ऑन जुलाई 1 2020। हमने पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया इसमें ट्रांसफर का।
अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैं इस प्रॉपर्टी को पीपी में पहली अप्रैल को लेके जाऊं जुलाई में, ओनर ऑक्यूपाइड जुलाई में हुई है, कोई ऐसा चर्सी तो नहीं है जो अप्रैल में ले गया हो, क्योंकि देखो वेकेट कर देना हरगिज मतलब नहीं है कि वो वहां पे चला जाएगी, ऐसा ही है। चलिए जी, तो सर 2.2 मिलियन पे जाएगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस साल के शुरू में ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 1.5 मिलियन पे, अच्छा 1.5 मिलियन से 2.2 मिलियन तक का सफर, फेयर वैल्यू गेन कितने का है? 0.7 मिलियन का गेन है, ये जाएगा पीएनएल में। पर जरा एक बात याद रखना, इस 0.7 मिलियन के गेन का पीपी की जात पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यानी कोई डिस्क्लोजर में इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये पीएनएल पे चार्ज हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई होगी और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सीधा उड़ के आ रही होगी पीपी में, और वो कितने पे आई होगी? 2.2 मिलियन पे। ये सही किया था, बेहतरीन है। अच्छा फिर ये क्यों बता रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन 6 महीने? चलें जी, अब इसके बाद बिल्डिंग का आखिरी पॉइंट बाकी है, बिल्डिंग का आखिरी पॉइंट बाकी है भाई। बिल्डिंग जो सोराब बोर्ड में सिचुएटेड थी वो डिस्पोज हो गई है, क्योंकि वहां पे अब हेड ऑफिस लोकेट हो गया, वहां पे चला गया ना। अच्छा जी, 2.5 मिलियन की बिकी है। अच्छा क्या ये बिल्डिंग ओपनिंग में शामिल है फेयर वैल्यू पे? यानी आप ये कह रहे हैं ये 12 मिलियन फेयर वैल्यू, कॉस्ट नहीं है, ऐसा ही है ना। चलें जी, अब बिल्डिंग की वर्किंग कर लेते हैं हम ना। सरप्लस की बात अभी समझ आ जाएगी, सरप्लस अवेलेबल, अभी बस मैं सॉल्व करता हूँ उसको। अच्छा जी भाई, सबसे पहले जानी हमने बिल्डिंग की वर्किंग पे की, जरा प्लीज सुनना है, तो देखना है, फोकस करना है। जब आपने इसको रीवैल्यू किया था तो 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन ये फेयर वैल्यू थी। देखो 12 मिलियन आपकी बुक से मैच करता सवाल में, सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन मैंने इसको रीवैल्यू किया था उस दिन ये फेयर वैल्यू मेरे लिए कॉस्ट बन गई थी। अच्छा अब वो सवाल में लिख के देता है कि इस साल के शुरू में इन तीनों बिल्डिंग की लाइफ 11 साल है, तो भाई एक साल पहले कितनी रही होगी? 12 साल। तो क्या मैं इस फेयर वैल्यू को 11 से डिवाइड करूं? 12 से? 12 से भाई, तो हमने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड किया, ये तो हो चुका होगा, ऐसा ही है। अच्छा अब जरा प्लीज आप जरा फोकस करें, अगर मैं इन सबको यहाँ पे सम करूं तो देखो 1 मिलियन का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, कौन से साल का? 2019 का। जाहिर सी बात है 2019 में यही जमा हुआ होगा ना 1 मिलियन। तो आप जरा देखो सवाल के अंदर ये 1 मिलियन का मुझे अक्यूमुलेटेड उसने दिया हुआ है, ये रहा, यानी ये कहानी हो चुकी है। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, यहाँ पे कोई मसला, मैं अलग अलग लेके आया हूँ एसेट्स को, क्लियर है। अच्छा जी, फिर मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट ओपनिंग आ गई, मैंने अपने हिसाब से निकाली है भाई। अच्छा अगर मैं इस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग को सम करके देखता हूं तो वो 11 मिलियन आती है, तो सर वो बुक वैल्यू से मैच है ना 11 मिलियन। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं अगर फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन निकालूं बिल्डिंग में से, नहीं अब याद रखनी एक बात, इसमें से एक एसेट बिका है, तो पहले एक एक करके आप बताएंगे। जो साइड एरिया वाली बिल्डिंग है, एक मिनट सर, आप क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि ये लाइफ तो 3 की है ना, सेपरेट बिल्डिंग की तो नहीं है। नहीं कैसी बात कर दी आपने यमुना, सवाल में भाई यमुना का ये कहना है कि सर ये तो कह रही है कि तीनों बिल्डिंग की लाइफ है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ तीनों बिल्डिंग की लाइफ है, वही वही बात है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, इंक्लूड भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर 3 बिल्डिंग शामिल है यमुना, सही है। अच्छा आप इधर सुना या जानी, अब एक एक करके मुझे एक बात बताओ, जो साइड एरिया वाली बिल्डिंग है इसको पूरा साइड एप्रिशिएट करूं? चलें हमने किया डेप्रिशिएट। फिर जो कोलंगी वाली है पूरा साल। अच्छा जी, अब एक एक करके जो सोराब कोट वाली बिल्डिंग है 6 महीने क्यों देखिए, ऐसा ही है। चलिए जी भाई, हमने यहाँ पे इसको 6 महीने देखो डेप्रिशिएट किया हुआ है, डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 12, या मैं अगर कॉस्ट को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू को डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। चलिए जी, अब मुझे कैरिंग अमाउंट रिपोर्टिंग डेट पे और डिस्पोजल डेट पे मिल गई। डिस्पोजल डेट क्यों? क्योंकि एक एसेट बिका है। चलिए जी सर, फिर एक एक करके अगर मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ फोकस के साथ, तो भाई एक बिल्डिंग ट्रांसफर भी तो हुई है,
उसके ऊपर भी तो बुक होगा, और वो 2.2 मिलियन पे हुई है सर। इसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल थी, और सर इसकी कैरिंग अमाउंट आ गई 2090। ऐसा ही है। चलें जी भाई यहाँ तक। अच्छा भाई अन्ना आंसर कह रही है कि भाई हम 2019 पे क्यों गए। मैंने पूरी कहानी सिखा दी, मैं वापस से बता देता हूँ। 2019 पे हम इसलिए गए क्योंकि मुझे अलग अलग एसेट का बैलेंस चाहिए। सुन लो मेरी बात एक फोकस के साथ। आपको 2019 पे जाने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि आप इस साल फिर एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्या आपको हर एसेट का अलग अलग हिसाब किताब चाहिए होगा? आप सवाल में देखो नीचे फेयर वैल्यू की डिटेल अलग अलग दी हुई है, तो आपको कैरिंग अमाउंट भी अलग अलग चाहिए होगी। सही है। अच्छा भाई क्या डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग के कोई मसला? हाँ जी बिल्डिंग में कोई इशू? चलिए जी अब आगे। अब सर मैंने जानिए इधर फोकस करना यार, मैंने यहाँ पे सरप्लस के बैलेंस की वर्किंग करनी है। सही है। मेरा सरप्लस का बैलेंस प्लीज देखना यार, सवाल में देखो उसने लिख के दिया है भाई 8 लाख 6 लाख और 4 लाख कुल मिला के। उसने कहा था ये सरप्लस अराइज हुआ था जब पहली रीवैल्यूएशन हुई थी। ऐसा ही है भाई 1.8 मिलियन 20 ईयर है ना बिल्डिंग की। अली जमाल मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, अगर आप लोगों को फिर बता दूं, बिल्डिंग की टोटल लाइफ जब भी मैं खरीदता हूं 20 सालों पे होती है, पर जब मैं एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जाता हूं तो मैं उसको किस पे डेप्रिशिएट करता हूं? रिमेनिंग लाइफ पे, क्योंकि उससे रिमेनिंग बेनिफिट्स लेने होते हैं। अली जमाल की बात याद रहेगी? ओके याद था, प्लीज सुनना। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको रिमेनिंग लाइफ पे ट्रांसफर किया होगा? अच्छा अब अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ट्रांसफर जो लास्ट ईयर हुआ होगा वो हुआ होगा 150। देखो ये अलग अलग एसेट का हिसाब किताब लेके चल रहा हूँ। अच्छा अब भाई कह रही है सर 1.65 कहाँ गया? देखो अभी आएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, 8 लाख में से इतना ट्रांसफर कर दिया, 733 बच गया, इसमें से इतना ट्रांसफर किया, 550 बचा, इसमें से इतना ट्रांसफर किया, ये बच गया। अगर मैं इसका सम करूं 1.65 आ गया। आपको सवाल में उसने ये दिया हुआ है। सही है। तो मैं क्या किया, एक साथ के बजाय मैं एसेट का अलग अलग हिसाब किताब लेके आया, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अलग अलग हिसाब किताब इसलिए लेके आया हूँ ताकि इस साल उसको वापस से रिवैल्यू होना है। अच्छा जी सर ट्रांसफर की अमाउंट कैसे फाइंड की? इसको मैंने रिमेनिंग लाइफ से हमने सीखा हुआ है, जब भी सरप्लस होता है वो सरप्लस आपके एसेट की कॉस्ट में ज्यादा होता है। जब एसेट रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट होगा तो सरप्लस भी रिमेनिंग लाइफ पे क्या करो? ट्रांसफर करो। क्लियर है फरवा भाई? क्लियर है ये वाली बात? ओके जी आगे। अच्छा भाई जानी प्लीज सुनना इधर। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल भी तो एसेट डेप्रिशिएट होंगे भाई, के हो चुके हमने किए हैं ऊपर, तो इस साल भी इंक्रीमेंटल ट्रांसफर करूं? अच्छा अब मैं वही 8 लाख को 12 से डिवाइड करूं, वही आ गया। इसको भी 12 से डिवाइड किया, वही आ गया। पर इसको 6 महीने करूंगा, रीजन 6 महीने में डिस्पोज हो गया। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास आफ्टर ट्रांसफर के बाद ये बैलेंस बचना चाहिए। सही है, माइनस करने के बाद। अच्छा पर मसला ये है कि जो एसेट बिक जाता है ना, आपको याद होगा उसको पूरा सरप्लस रिटेन अर्निंग में चला जाता है। तो भाई अब मैं क्या ये 350 जो डिस्पोज हो गया उसको भी कटा दूं? चलेंगे। तो मेरे ख्याल से अब 2 एसेट्स का सरप्लस बच गया रिपोर्टिंग पे जो मेरी बुक्स में मौजूद है। तो उसका कहां गया जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आई है? वो तो इस साल आई है, वो उस साल रीवैल्यू होगी। हमने सरप्लस का बैलेंस है उसका निकाला जो पहले से ही फेयर वैल्यू मॉडल पे थी। बात समझ आती है? ये कितने लोगों ने पिक कर लिया था? वर्किंग सही हो गई थी वर्किंग भाई। चलें जी इसके बाद सर इसको मैं जरा बिल्डिंग के केस को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर में पार्क करना सिखा रहा हूं, जरा फोकस करना। अच्छा भाई लाइन तो मैंने सीधा सीधा कॉस्ट से उठा के यहां रख दिया। सही है जी, वेरी गुड जी। CWIP वाला भी कर लेंगे, जरा इधर देखो फोकस। वेरी गुड जी। अच्छा ये 12 मिलियन, अच्छा देखो सिर्फ बिल्डिंग के कॉलम पे आपको फोकस करना है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रांसफर के नाम पे 2.2 मिलियन एडिशन दिखा दी? यहां तक कोई मसला? अच्छा मैं खाली प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, ये एडिशन में नहीं आएगी, ट्रांसफर के नाम से आएगी। चले अब मुझे एक बात बताओ, जो एसेट डिस्पोज किया है, अब जरा सुनना। अब बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सर इसकी कॉस्ट क्या है? भाई कॉस्ट पे तो वो है ही नहीं, फेयर वैल्यू पे तो माइनस भी क्या होगी? फेयर वैल्यू तो सर क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने 3 मिलियन माइनस कर दी है,
सर यकीन नहीं आता तो ये देख लें, यहाँ पे इसकी 3 मिलियन की वैल्यू थी, सही है, वो बताई भी थी इसने कि लास्ट सी वैल्यू अमाउंट 3 मिलियन थी, तो 3 मिलियन सी कटा दिया। क्लियर है? अच्छा जी, पर एक और बात है, जो एसेट आपने बेच दिया, सही है, सुनना मेरी बात, जो एसेट आपने बेच दिया उसका एक्यूमुलेटेड भी तो आप ही रिवर्स करोगे। अच्छा, अब मैं खाली बिल्डिंग के रिलेटेड काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, बिल्डिंग की टोटल ओपनिंग एक्यूमुलेटेड 1 मिलियन थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 985। अब अगर मैं 985 देखूं तो देखो हमने यहां से निकाला था, ये पूरे 4 एसेट्स का है, 2 एसेट्स जो साल के आखिर तक है, एक जो डिस्पोज हुआ, एक जो आया। जो डिस्पोज हुआ उसके 6 महीने का, और जो आया उसके 6 महीने का। बात क्लियर है? चलिए जी, आपका 985 का टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, आपने यहां पार कर लिया। यार प्लीज आप फोकस के साथ मुझे एक बात बताओ, अभी जो एसेट बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड रिवर्स करूं? अच्छा, अब देखते हैं कि कितना बुक हुआ है। ये जब एसेट रीवैल्यू हुआ था, ये बिल्डिंग की वर्किंग, तो वो 3 मिलियन पे हुआ था। इस पे पहला डेप्रिसिएशन तुम लोगों ने 2.5 लाख का बुक किया था। वर्किंग करूंगा ना, की भी ऑलरेडी। अच्छा, फिर इस साल 1.25 का बुक किया, तो जरा 2.5 लाख और 1.25 का सम 3.75। तो सर क्या मैं 3.75 अपने डिस्क्लोजर से भी कटा दूं? अच्छा, यानी सर अब मैं इसको हाईलाइट कर लूं अगर, तो सर मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया भाई, और ये 3 चीजें हो गई हैं। अच्छा, अब मैंने इसको बाकी एरिया को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये होगा रीवैल्यू, ऐसा ही है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं, हाथ क्या रीवैल्यू भी कर लेते हैं ताकि बिल्डिंग की कहानी खत्म हो जाए। क्लियर है जी? ऑनलाइन वालों बताओ, यहां तक कोई इशू? जल्दी से, क्लियर है? नो इश्यूज, ओके। आगे जी। अच्छा भाई, अब जब मैं रीवैल्यू करूंगा तो आपको एक चीज याद होगी, पहले आप अपने एसेट को कैरिंग अमाउंट पे लाओगे। कैरिंग अमाउंट पे लाने के लिए जितना भी एक्यूमुलेटेड है उसको रिवर्स करोगे, ऐसा ही है। सर वो जो आपने डिस्पोज किया है वो 2.5 मिलियन पे क्यों नहीं लिया? अच्छा सुनो यार, इधर जानी पप्पू, देखो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, एहसन मोहम्मद डेप्रिसिएशन की वर्किंग है सामने की हुई है, मैंने बहुत स्लो करवाई है, पूरी रिपीट करूंगा मर जाएंगे। उसी टाइम बोल देते जानी, तुम अभी बोल रहे हो। ये वापस यहाँ पे है, इसको एक नजर देखो, खुद ही समझ आएगा। अच्छा इधर एक और चीज, वो कह रही है सर 2.5 मिलियन क्यों नहीं लिया? सवाल रीड करो, बिल्डिंग बेची 2.5 मिलियन की, वो कैश है, सही है। एक बात याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीपी की बुक से जो अमाउंट जाएगी वो कॉस्ट या फेयर वैल्यू जाएगी, ये बात समझ आ रही है? सही है जी। ये बड़ी क्या सर, वो फेयर वैल्यू होगी ना, गलत। आप वो देखो आपका एसेट था कितने पे, आपका एसेट था तो 3 मिलियन पे, जाएगा भी कितने से? ये तो कैश प्रोसीड्स है, इसका कैश डेबिट हुआ होगा और पीपी हुआ होगा क्रेडिट, अभी क्यूमुलेटिव एंट्री में बना के दिखा दूंगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाओ। अब मुझे एक बात बताएं सर, आप मुझे खुद बताएं कितने एसेट्स अभी आपके पास हैं? 3 एसेट्स हैं भाई, 3 एसेट्स हैं। अच्छा, 2 तो पहले से ही मौजूद है, उनका सरप्लस भी है, एक जो अभी आया उसका सरप्लस नहीं है। अच्छा जी, अब मजे की बात देखो, एक चीज अपने दिमाग में बिठाओ कि जब एक्सेल पे शेयर कर दूं सोल्यूशन होके, एक्सेल दे दूंगा आपको और बोलो भाई चलें जी अभी तक देख लें। मुझे एक बात बताएं, चीज भेजे में रखना, जब भी रीवैल्यूएशन का सवाल आएगा तो आप उसकी कैरिंग अमाउंट की वर्किंग अलग से भी करना ताकि आपको आसानी हो। चले, अब मुझे एक बात बताएं प्लीज फोकस के साथ, क्या ये 2 एसेट्स हैं जो मैं रीवैल्यूएशन के लिए कंसिडर करूंगा, और एक ये वाला, पर मुझे अपने डिस्क्लोजर में इसको इस वैल्यू पे लाने के लिए एक्यूमुलेटेड रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, जरा मेरे साथ आप पार्टिसिपेट करें इसमें। आप जरा 416666 वापस से 416667, अभी मैं जो लाल से हाईलाइट कर रहा हूं ना, येलो से बल के, इनको सम करो। ये हो गया एक्यूमुलेटेड 2 सालों का, तो इससे पहले का कहां गया? तो 20 साल लाइफ होती है, वो तो रिवर्स कर दिया होगा। अभी मेरी उसको पिंच आउट करनी है जो मेरी बुक्स में है। सही है जी। अच्छा जी, अच्छा जी सर, अब मैं जरा इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, कुल मिला के कितना आया देखो, ये दोनों
और ये दोनों अक्यूमुलेटेड रहेगा दो एसेट्स का आज तक का 1.5 मिलियन। पक्की बात है। मैं सबसे भी कह रहा हूँ, एक बार रिक्वेस्ट है, सब कैलकुलेटर पर उंगली चला लें तो अलग ही गेम हो जाएगा। जो येलो से दो चौरंगियां हाईलाइट हुई हुई हैं, अगर इतनी मौत आ रही है तो मल्टीप्लाई करके कर लेना भाई, दो बार नहीं हो रहा तो सही है। अच्छा जी, सुनो एक बात, जानी पप्पू फोकस सर, ये तो अच्छा, एक और चीज जवाब देना तुम लोगों ने बिल्कुल सही, क्या इस एसेट का ऐड करूं तीसरे वाले का, या वो ऑलरेडी रिवर्स हो गया है? वेरी गुड भाई, देखो ये याद रखना, वो ऑलरेडी रिवर्स हो गया डिस्पोजल के नाम पे, वो डिस्पोजल के नाम पे रिवर्स हो गया है। चलो एडिशन वाला एक 10, चलो एक 10 1 अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये, सुनना मेरी बात जानी पप्पू इधर, यानी अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी क्रेडिट, पीपी में भी बिल्डिंग क्रेडिट, तो क्या मानते हो मेरा एसेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा और मेरा अक्यूमुलेटेड जीरो हो जाएगा। चलिए जी चेक कर लेते हैं। सर ये हो गया माइनस, यहां से इसके आगे मैंने लिख दिया एडजस्टमेंट अगेंस्ट कॉस्ट फॉर रीवैल्यूएशन, ऐसा ही है, और एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर रीवैल्यूएशन। अब मुझे खाली ये प्रूव करना है कि भाई ये सही है। प्लीज यार फोकस के साथ खाली मुझे बताओ 1.2 मिलियन प्लस 2 मिलियन माइनस 3 मिलियन माइनस ये कितना आंसर आता है इनका? 12 मिलियन प्लस 2.2 मिलियन माइनस 3 मिलियन 95,940, यही कह रहे हो आप? कहना ये चाह रहे हैं कि सर आपके पास कुल मिला के बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ये है। अब मैं बुक वैल्यू क्यों कह रहा हूँ, सारा डेप्रिसिएशन आपने कॉस्ट में नेट कर दिया है, अब आपका एसेट किस पे आ गया, और आपका टेक्निकली एक्यूमुलेटेड भी रिवर्स हो जाना चाहिए, जीरो आ रहा है, सही है। अच्छा जी, यानी आपने कहा था मुझे कि सर आपका आंसर आ रहा है 9590000, और आप जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं ये आखिरी की कैरिंग अमाउंट प्लस करूं ना तीन एसेट्स की, तब भी यही आ रहा है सर 9590000, यही आ रहा है जी। यानी सर, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मैं टोटल पे भी तो काम कर सकता था, अलग अलग क्यों किया हुआ? अलग अलग फेयर वैल्यू गिवन है, अलग अलग सरप्लस भी निकाले हुए मैंने, अब मैं करूंगा रीवैल्यूएशन तमीज से, क्योंकि मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ चुकी है। क्लियर है जी? चलिए आगे। ओके, अब सर यहाँ पे होगा रीवैल्यूएशन का काम। सर एक एक करके देखते हैं जरा, मैंने एक एक करके कैरिंग अमाउंट पिक की, जरा देख लेना फोकस के साथ। 416667 आ रही है साइड एरिया की, वो ये यहाँ रख दी। 333333 कोरेंगी, सर वो यहाँ चिपका दी, सही है जी, ये रही। PCHS 2090000, सर वो ये यहाँ चिपका दी। हमने इसका सम कर लिया तो भाई हमारी कैरिंग अमाउंट ऊपर से मैच हो रही है 9590 से, सही है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको लेके जाऊंगा फेयर वैल्यू पे, सवाल में गिवन है क्या? ये रही सर 5 मिलियन 2.7 2.2, ऐसा ही है। चलिए जी, अब जरा फोकस के साथ, पहले में गेन आ रहा है, दूसरे में लॉस आ रहा है, तीसरे में गेन आ रहा है। अच्छा अब हमने तो सीखा हुआ है ना, पहले जितना सरप्लस होता है उतना रिवर्स होता है, अगर तो डाउनफॉल है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पहले 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 वाले में सरप्लस का बैलेंस देखो, यहां से पिक किया मैंने और इतना अभी बुक किया, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पुराना जितना भी बुक हुआ है वो तो ऑलरेडी सरप्लस में है ना, उसकी मुझे पंचायत नहीं करनी है। फॉर द ईयर मैं पीपी को इतने से बढ़ाऊं, सही है, 833333 से बढ़ेगा पीपी। अच्छा इसमें आ रहा है लॉस, अच्छा अब ये लॉस पूरा सरप्लस से नहीं जाएगा, 5 लाख सरप्लस से जाएगा पीएनएल में, तो इसका नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है ना, क्योंकि बनता नहीं है, इसका भी नॉट एप्लीकेबल बनता नहीं है। तो सर दैट मींस कि आप ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज सुनिएगा, आपके पास अगर मैं कैरिंग अमाउंट आ चुकी है, अब मैं फेयर वैल्यूएशन करने जा रहा हूं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, मैं इसको हाईलाइट अलग रंग से करूंगा अभी। चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, सरप्लस के बैलेंसेस निकाल रहा हूं,
आप कैलकुलेटर में 83333 लिखें जल्दी से, ये लिखा। अच्छा फिर इसमें से माइनस करें 5 लाख क्योंकि ये कम होगा ना, चलिए जी, और उसमें ऐड करें 110। सही जी भाई, आप ये कह रहे हैं 443333 ये आ रहा है, ये देखें भाई ये रहा, ये सरप्लस के वजह से एडिशन है, सही है। फिर मैंने क्या किया सर, मैं आ गया पीएनएल के चार्ज पे, पीएनएल की वजह से एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे एक बात बताया, मैंने पीएनएल यहाँ पे उठा के लिख दिया 13333 का, ऐसा ही है। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं इन सबको नेट करूं, मेरे एसेट टोटल फेयर वैल्यू पे होने चाहिए, सही है, 9.9 मिलियन आ गया, और देखो आपका अक्यूमुलेटेड क्या आ रहा है, 0। हमने ये सीखा है कि अगर मैं अक्यूमुलेटेड को नहीं घुमाऊंगा तो मेरा एसेट बार बार कम होता रहेगा और वो कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं आ सकता। क्लियर है जी? हाँ भाई, ऑनलाइन में लो, समझ आ गई बात? इतना सा सवाल था ये बिल्डिंग के लिए। 100% करेक्ट, वेरी गुड जी ईश्वर, वेरी गुड जी ईश्वर, ईश्वर उस्मानी हमारे भाई ने। हाँ हाँ, अपने साथ लगाऊंगा पिक्चर इधर। चलिए जी, बेहतरीन है दादा, सवाल खत्म नहीं हुआ है, बिल्डिंग खत्म हुई है, सही है, अगले में चलते हैं। चलिए जी, आ जाओ जी। सर डिस्पोज का रिमेनिंग सरप्लस, जानी इधर इधर ये सुनो भाई, वो कह रहे हैं सर डिस्पोज का रिमेनिंग सरप्लस भी तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, होगा बिल्कुल, पर मैं कह रहा हूँ उसका क्या डिस्क्लोजर से क्या ताल्लुक है, उसकी एंट्री क्या बनती है जानी, सुने जी फोकस के साथ, उसकी एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट सरप्लस डेबिट। पीपी का अकाउंट हिट ही नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, पर पीपी का अकाउंट तब तक हिट होगा जब यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। क्लियर है जी भाई, क्लियर है? ओके जी, बेहतरीन है। आगे सर, अब हम पिक कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा मसला इसमें आई थिंक। व्हीकल तो सबने चौसियों से ही किया होगा, सही है। इधर प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं भाई, आ जाओ। सर पहले तो ये बताओ, ये कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रहा है, कॉस्ट मॉडल पे। चलिए जी, ये आपको सवाल में गिवन है 6 मिलियन, और ये 1.5 मिलियन भी सवाल में गिवन है, ये आ गई बुक वैल्यू। अच्छा, मैंने इसको कॉस्ट का अकाउंट अज्यूम किया, प्लीज सुनना अभी। अच्छा, पहले क्या कहते हो, फॉरेन कॉस्ट का इंपैक्ट देखें या गवर्नमेंट ग्रांट का? गवर्नमेंट ग्रांट कर ले, ओके जी। चलें जी, आसान वाली चीज पहले कर लेते हैं। ये रहा जी, इधर। सर मुझे एक बात बताएं, हमें जुलाई 1 2017 में 5 लाख रुपए की ग्रांट रिसीव हुई थी मशीनरी परचेज करने के लिए 1.2 मिलियन की, सही है, विद द कंडीशन कि जो सन्नाटा लिमिटेड है वो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस केमिकल एक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 1 2020 को कंपनी ने अबंडन कर दी थी इसकी प्रोडक्शन। अच्छा, ग्रांट इज रीपेएबल एज पर द फॉलोइंग टेबल। अब आपको कैलकुलेशन करके दिमाग चलाना है कि कौन सी कंडीशन ब्रीच होती है। क्या पहले साल में ब्रीच हुआ है, दूसरे में, तीसरे में? जुलाई से गिनोगे ना? अच्छा, जुलाई से गिनेंगे तो तीसरे साल में ब्रीच हुआ, दैट मींस कि वी हैव टू रीपे 45%, ये पार्शियल रीपेमेंट है, ऐसा ही है। अच्छा, पर अब हमें ये भी तो देखना कि फेयर वैल्यू मेथड है। एक टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, जवाब दे दे तो मजा आ जाएगा। अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल होता, मेथड अगर ये ऑफ किया हुआ होता, पीपी के डिस्क्लोजर पे कोई हिट आती? सोच के बताना। वेरी गुड जी, मैं फिर से पूछता हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ सर, पीपी के डिस्क्लोजर पे या अमाउंट पे कोई भी हिट, लॉजिकल बात है, पीपी हिट ही नहीं होता, डेफर्ड लायबिलिटी हिट होती, पैसा जाता है, एक्सपेंस बुक हो जाता, कहानी खत्म। क्लियर है? चलिए जी, बेहतरीन है, बस ये याद रखना है। अच्छा, यानी सर अब हमें एग्जाम में याद रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल आया तो टेंशन लेनी नहीं है डिस्क्लोजर की। हाँ, अलबत्ता उसने एंट्री मांगी तो बना के दे देना, पर डिस्क्लोजर पे इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए जी, इधर फोकस के साथ। सर पहले तो हमने ये सीखा है ना, पहले वहां तक की अकाउंटिंग करो जहाँ नॉर्मल चल रहा है। चलिए जी, हम आ गए यहाँ पे सर।
हमने सबसे पहले ये 1.2 मिलियन डेबिट करके कैश किया होगा क्रेडिट, फिर हमने कैश डेबिट करके डेफर्ड ग्रांट इनकम किया होगा क्रेडिट, ऐसा ही है, फिर हमने इसको नेट कर दिया होगा। आपकी कुल मिला के कैरिंग अमाउंट 7 लाख हो गई थी। अच्छा, आपने 2017 में 35,000 का डेपोजिशन बुक किया, फिर 70 का, फिर 70 का, इस साल कितने महीने का? 3 महीने का 17,500 है। चले, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर आपकी टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डिस्पोजल आ गई 192500, आपकी बुक वैल्यू आ गई 507500। यही है, सामने पहुंच गए थे यहां तक। चलें जी, 507500 की आपकी बुक वैल्यू है। अच्छा, क्या ये मानते हो कि पहले इस साल के डिस्क्लोजर में, या फोकस करना, ये डेप्रिसिएशन जाएगा 17,500 का अप्रैल तक का, पहली अप्रैल तक, जब तक ये मस्ती हुई है तब तक तो करूंगा ना बुक, सही है, हमने सीखा है ना। अच्छा जी, इधर अब मुझे एक बात बताओ, 17,500 क्या इस साल के डिस्क्लोजर में जाएगा? किस नाम से? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के नाम से, पक्की बात है। चलिए जी, अब फोकस के साथ आगे लेके चलते हैं, प्लीज याद फोकस करना है इधर। सर अब मुझे एक बात बताएं, 17,500 मुझे पता है इस साल का इसका डेप्रिसिएशन है। अब जरा मैं इस प्लांट पे वर्किंग करता हूं। सर मुझे एक बात बताओ, मुझे जो ग्रांट रिसीव हुई थी वो हुई थी 5 लाख की, इसका 45% कितना है? 2.25। अच्छा, अब एक अब एंट्री दिमाग में बनाओ, जो 2.25 का आप रीपे करोगे उससे पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। पीपी आया तो सर हिट भी आएगी। तो क्या मैं इसको एडजस्टमेंट के तौर पे दिखाऊं? एडिशन नहीं होगी ये, इसका एक कॉलम आएगा जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिफंड। भाई क्योंकि शेयर होल्डर को पता होगा, तो शेयर होल्डर एडिशन देखेगा, कैश फ्लो में जाके देखेगा, बोलेगा कि पीपी खरीदा है, नहीं हमने एडजस्टमेंट की है, गवर्नमेंट को पैसे वापस दिए, तो रेलेवेंट होनी चाहिए एडजस्टमेंट। तो क्या इसको एडिशन दिखाऊंगा या रिफंड ऑफ ग्रांट? वेरी गुड जी, रिफंड होगा सर, ये एडजस्टमेंट से नाम से आएगा। अच्छा जी, इधर देख लेते हैं फोकस के साथ। अभी मैंने खाली आज की क्लास में करना ये था कि जितने भी स्टैंडर्ड पीपी से रिलेटेड है सबका डिस्क्लोजर इंपैक्ट दिखाना है। अब कुछ भी पूछे एटलीस्ट अब तुम उसको हैंडल करोगे। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ ग्रांट रिफंड कितने की आ रही है? यही है। अच्छा, फिर मुझे एक और बात पता है कि जब मैंने इसको ऐड किया तो इसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन भी तो बुक नहीं हुआ, वो भी बुक करें कितने सालों का? 2.75। 2.75 था पहले, यहां तक बुक करूंगा, फिर इसके आगे की कहानी अलग होगी। बात समझ आ रही है ये वाली या नहीं? देखो 2.75 तो पहली अप्रैल तक, फिर बाकी 9 महीने अलग। बात समझ आ रही है? तो भी मसला नहीं है, पर आंसर सेम आना चाहिए। चलिए जी, अब देख लेते हैं ये साल कैसे निकले। प्लीज सुनना इधर, अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 12 से 0.5, सही है, ये आ गया मेरा कौन सा साल? 2017। ये आ गया 18, ये आ गया 19, बीच में सर 0.25, अगर मैं सबको सम करूं 2.75, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे 2.25 हैं, इसको मैं डिवाइड करूं, टोटल लाइफ कितनी है इसकी? 10 साल। तो 2.75 का 61875 आता है। आज तक का डेप्रिसिएशन जो इस साल बुक करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से, तो क्या ये भी मेरे डिस्क्लोजर में आएगा? क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन हिट हुआ है। अच्छा, यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं 17,500 भी आएगा और ये 61875 भी आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये चौरंगियां कंप्लीट करके आपने कैरिंग अमाउंट निकाल लिया एसेट की 670,625 की। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या यहाँ रुक जाऊं या इस पे वापस से डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का? अच्छा, पर अब एक चीज सीखने वाली है, ये होगी रिमेनिंग लाइफ पे, क्योंकि इसकी अमाउंट चेंज हो चुकी है। जब भी देखो एक बेंचमार्क याद, जब भी कैरिंग यानी कॉस्ट की अमाउंट चेंज हो, चाहे वो फेयर वैल्यू पे जाए या कैरिंग अमाउंट पे, रिमेनिंग लाइफ यूज होगी। अच्छा, अब जरा देखने की बात सुनना, टोटल लाइफ थी मेरी 10 साल, जिसमें से सर ये यूज हो चुका है, तो बची कितनी? 7.25। तो सर मैंने इसको डिवाइड किया 7.25 से, मल्टीप्लाई किया 9 से, डिवाइड किया 12 से, 69375 आ गया। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि
इसके अंदर एक और डेप्रिसिएशन आएगा और वो ये वाला है। कुल मिला के अगर मैं इस जो ग्रांट रिलेटेड एसेट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखूं तो 17,500, 61875 और 69375 ये तीनों का सम है, ऐसा है। चलें जी, क्या कह रहे हैं ये भाई, क्या नहीं समझ आया? यहां तक समझ आया? 2.75 ये अप्रैल तक का है, ये अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन है, सही है। हमने गवर्नमेंट ग्रांट में ये सीखा है कि आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे निकाली? इतने पे थे, इतना रिफंड किया, इतना डेप्रिसिएशन बुक किया, तो सिर्फ इस एसेट की वैल्यू इतनी बच गई। ये कब बची है? एट द डेट ऑफ रिफंड, 1 अप्रैल को। तो भाई ईयर तुम्हारा कब क्लोज होगा? दिसंबर में। तो क्या मैं इसकी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बुक करूं? सही है, पर रिमेनिंग डेप्रिसिएशन अभी अगर मैं बुक करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, रिमेनिंग लाइफ पे करूंगा ना, और रिमेनिंग लाइफ टोटल 10 थी, इतना चल चुका है यहां तक, तो कितना बाकी चलेगा? 7.25। मैंने ये बुक कर लिया। अच्छा, क्या ये टोटल, सुनना मेरी बात, अच्छा सर ये 2.25 तो रिफंड ऑफ ग्रांट है, तो उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? भंगी ये कैपिटलाइज कर रहा हूं ना मैं, चार्ज नहीं करूंगा जो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रही है चीज। अच्छा जी यार सुनो यार, जानी पप्पू इधर। सर यहाँ पे कितने डेप्रिसिएशन आ गए? 3। चलिए जी अब फोकस के साथ। सर ये रहा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन ओवरऑल। अब देखो समझ आएगी बात, क्योंकि वहां पे आ गया था ये। प्लीज फोकस के साथ। एक सवाल पूछूंगा, तमीज से जवाब देना। 6 मिलियन के अंदर जो ओपनिंग कॉस्ट आ रही है, क्या इसके अंदर वो वाली कॉस्ट शामिल है जो गवर्नमेंट ग्रांट वाला एसेट है? सोच के बताओ। हाँ जी, वापस से पूछता हूं, ये जो ओपनिंग वैल्यू है 6 मिलियन की, इसके अंदर उस एसेट की कॉस्ट शामिल है जिसके अगेंस्ट में ग्रांट मिली थी? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, वो नेट पे शामिल है ना? नहीं गलत, वापस से मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, अभी तो ओपनिंग पे ना, अभी तो आगे आए नहीं है, वो तो मैंने अलग से सिखा दिया। ओपनिंग के अंदर कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये वाली 7 लाख रुपए शामिल होगी? अच्छा, कोई कहता ना 1.2 मिलियन तो गलत है, वो नेट हो गया था। क्लियर है भाई? यानी सर मैं आपको ये बताने में कामयाब हो गया भाई कि ये 7 लाख रुपए इसमें शामिल है। चले अब यहाँ प्लीज जरा फोकस के साथ, फोकस के साथ, इधर जानी, इधर इधर। मैंने देखो इसमें 7 लाख रुपए हटा दिए, और मैंने देखो हटाए क्यों है? क्योंकि ये बिका नहीं है, इसके अंदर एडजस्टमेंट है। अगर मैं इसको रहने देता तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होता, मानते हो? अभी मैं ओवरऑल डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ, सही है जी, मैं ओवरऑल डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूँ। पहले मैं ग्रांट रिलेटेड एसेट बता चुका हूँ। भाई मैं वर्किंग किसकी करूंगा सर? उसकी करूंगा या सबकी? मैं ग्रांट रिलेटेड एसेट की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करूंगा या सबकी? सबकी करेंगे ना, पर मैंने सिखाया अलग से ताकि यहाँ समझ आए। ऑनलाइन वालों को फोकस करना और आप लोग भी। सर 7 लाख रुपीस मैंने माइनस किए, मेरे पास 5.3 मिलियन आ गया, सही है। क्या ये 5.3 मिलियन 10 सालों पे डेप्रिशिएट होगा? हाँ या नहीं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट डेप्रिशिएट होती है ना। चले जी अभी देख लेते हैं, ये आ गया 5.30, यहां तक कोई पंगा? चले जी अब सुनना मेरी बात, मैंने 3 महीने का डेप्रिसिएशन, यानी देखो इधर, मैंने 3 महीने का डेप्रिसिएशन ऐड किया उस एसेट से रिलेटेड जो रिफंड हुआ है। देखो ऊपर प्रूव किया था, मैं अभी इसको ले आया अप्रैल तक, सही है जी। क्या अप्रैल में आपने पैसे वापस किए थे? तो उसके ऊपर 2.75 ईयर्स का डेप्रिसिएशन आज ही बुक होगा। सर क्या वो 61875 था? देखो ये बात ऊपर डिस्कस हुई भी है। अच्छा, इसके बाद जब ये कुल मिला के इस एसेट की जो 7 लाख का था, इसकी कैरिंग अमाउंट चेंज हो चुकी है, इसके ऊपर वापस से बुक करो। कितने महीने का? 9 महीने का। क्या ये था 69375? भाई यहां तक बात समझ आती है? चलें जी। सर मुझे कंफ्यूजन ये है कि रिमेनिंग लाइफ कब यूज करेंगे। देखो भाई एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपकी एसेट की कॉस्ट में कोई भी चेंज आए, चाहे वो फेयर वैल्यू पे जाए, चाहे वो इंपेयर हो जाए, मेरी बात सुनना, आप रिमेनिंग लाइफ कब यूज करेंगे ये सीख लो। आपकी नॉर्मल कॉस्ट लेट से 1 मिलियन, अब वो फेयर वैल्यू पे चला गया,
तो आप जाहिर सी बात है फेयर वैल्यू पुराने हिसाब से बेनिफिट्स तो नहीं देगी, वो रिमेनिंग लाइफ में देगी, तो आप किससे डेप्रिशिएट करेंगे? रिमेनिंग लाइफ से। अच्छा, आपका एसेट था वो इम्पेयर हो गया, तो क्या कॉस्ट सही है वो कम हो चुका है, तो अब भी किस पे डेप्रिशिएट? रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, रिफंड हो गया तो भी रिमेनिंग लाइफ। जैसे जैसे आपका एसेट असल औकात से कैरिंग अमाउंट पे आ जाएगा, आप डेप्रिसिएशन की चीज क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। जी हाँ हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकाली है, बेसिस पे 5,30,000। हाँ तो इसमें भी तो अमाउंट शामिल होगी ना, इस एसेट की। हटा दो भैया, 7 माइनस तो कर दिया जोशी, 7 को अलग से देख रहा हूँ ना, ये 7 लाख रुपए का हिसाब किताब ये रहा, ये 3 है जो अलग से ऊपर दिखाया, सही है। अच्छा जी सर, वेट, एक चीज समझ नहीं आई कि डेपोजिशन फॉर द ईयर निकाल रहे हैं लेकिन ग्रांट रिफंड हो रही है, तो उस पे सिर्फ इस साल का चार्ज नहीं करेंगे? यार भाई अहमद शेरियार मेरी जान, जो ग्रांट रिफंड हुई है उस पे जो रिफंड को कैपिटलाइज कर रहा, उस पे भी तो आज तक का चार्ज करूंगा ना भाई। ये रहा ना यार 61875, ये अलग से तो समझाया यहाँ पे, ये रहा। ये वर्किंग कर रहा होता तो तुम लोग नशे में होते हो क्या साले? अहमद शेरियार भाई ये वर्किंग करके तो दिखाइए कि 2.75 मिलियन जो कैपिटलाइज किया था उस पे भी तो डेपोजिशन करूंगा, और फिर फॉर द ईयर का अलग से किया मैंने इसके ऊपर। ओके, अब इधर प्लीज यार फोकस के साथ भाई, इसका ओपनिंग पे इस पे समझ आता है? चलिए जी, अब मसला ये है कि मैं इसका डेप्रिसिएशन यहाँ क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि CWIP कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुआ है, सही है। वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सवाल में फिर कुछ नहीं बचेगा। आ जाओ जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने वर्किंग करनी है किसकी? CWIP की। अब जरा प्लीज फोकस करना, सवाल अगर रीड करूं। अच्छा, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन हमारा क्लियर है। मैं अभी ये डेप्रिसिएशन इसलिए पार्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट है। चलिए जी, अब इसको देख लेते हैं आगे। सर ये रहा, वो बोल रहा भाई कंपनी ने 10 मिलियन का लोन लिया था लास्ट ईयर कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि क्वालिफाइंग एसेट था, जो कि स्टार्ट हुआ था सेम डे पे। अच्छा, हमने बोरिंग कॉस्ट में ये सीखा हुआ है कि जैसे ही मैं एसेट पे काम शुरू करूंगा, सही सही है, जैसे ही मैं एसेट पे काम शुरू करूंगा वैसे ही उस पर कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर होता है एक इंटरप्शन पीरियड। इंटरप्शन पीरियड नेसेसरी होगा तो भी कैपिटलाइजेशन होगी, इंटरप्शन पीरियड अननेसेसरी होगा तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। अच्छा, मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा, पीएनएल में जाएगा, क्लियर है? अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि भाई जब सरप्लस होता है तो उस पर इनकम आती है। मैंने एक बेंचमार्क सिखाया, जब जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा तब तक इनकम भी नेट होगी, अदरवाइज वो भी कहाँ जाएगी? पीएनएल में। चलिए जी, अब इधर लोन जो कैरी कर रहा है मार्कअप 10% पर एनम, ये स्पेसिफिक लोन है। मैं कहता हूं दुनिया इधर की उधर, जो आपको इस पे तो इंटरेस्ट पे करना है। चलिए जी, इसके बाद प्रिंसिपल 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा इंटरेस्ट के साथ। रनिंग फाइनेंस 3 फैसिलिटीज अवेलेबल है मेरे पास, जो अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में ली गई है। द मार्कअप ऑन फैसिलिटी ए, बी एंड सी 12, 15 और 18% है। चलिए जी, ये मेरे पास कोई पेमेंट की डेट्स हैं, पर याद रखना इन पेमेंट के अलावा लोन की रीपेमेंट भी होगी। तो हमने सीखा हुआ पहले आप स्पेसिफिक की वर्किंग करते हैं और फिर एक क्यूमुलेटिव टेबल बनाते हैं। अब देख लेते हैं जरा फोकस के साथ यहाँ पे। सर 10 मिलियन का लोन था, इस पे मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया। 6 महीने का इंटरेस्ट लिए बुक किया क्योंकि इसमें से कुछ भी रीपे हो जाएगा। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलिए ना, 1 मिलियन क्या 31 दिसंबर को रीपे हो जाएगा, मेरा बैलेंस इतना बच जाएगा। अच्छा, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि 2019 के साल में से 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है स्पेसिफिक लोन का। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये 9 लाख रुपए का लोन है, इस पे भी 6 महीने का, नहीं अभी देखना है, इस पे ऊपर भी 6 महीने का, जुलाई तक, जून तक। फिर आपने इस पे पेमेंट की, फिर ये आ गया दिसंबर तक। अच्छा, पर अगर आप पेमेंट की बात करें तो क्या 31 दिसंबर पे आपका ये 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट और 1 मिलियन का प्रिंसिपल दोनों रीपे होगा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अभी नीचे सरप्लस के गेन की वर्किंग करेंगे तो इसको भी लेना होगा रेलेवेंट डेट पे, क्लियर है? और तभी मैं कहता हूं कि पहले वर्किंग कर लिया करो कितनी कितनी पेमेंट्स हैं, क्योंकि सप्लायर की पेमेंट तो सवाल में गिवन है, इसकी हमने निकाल ली है। चलिए जी,
अब मैं आ गया यहाँ पे, आपने जब ये सवाल शुरू किया, सुनना यार, आपने 10 मिलियन का लोन ऑब्टेन किया था। अच्छा, अब सवाल में देखो पहला खर्चा कब हुआ है, 31 जुलाई, यानी जुलाई 1 से लेके 31 जुलाई तक 1 महीना आपने इंटरेस्ट कमाया होगा। और देखो काम शुरू हो चुका है, सही है, काम शुरू हो चुका है, दैट मींस कि मैं एसेट में से उसको नेट कर दूंगा। चलिए जी, तो आप क्या कहते हैं, 1 महीने का इंटरेस्ट बुक करूं? सर यही आ रहा है 416667। चलिए जी, फिर मैंने जुलाई खत्म होते ही एक रीपेमेंट की, मेरे पास बैलेंस बच गया 3 मिलियन का। अच्छा, अब ये बचा है बैलेंस 31 जुलाई पे। अब ये इस पे मैं इंटरेस्ट तब तक कमाऊंगा जब तक अगली पेमेंट नहीं आती, 31 अक्टूबर। अच्छा भाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने। चलिए जी भाई, ये आ गया आपका सर 3 महीने 37,500। अच्छा, फिर आपने 31 अक्टूबर को कोई 5 मिलियन की पेमेंट की है भाई, 5 मिलियन की पेमेंट करके आपके पास अब आ गया डेफिसिट। अच्छा, अब लॉजिकल बात है, 3 मिलियन आपने जेब से दिए होंगे, बाकी रनिंग फाइनेंस लिया होगा। अच्छा, रनिंग फाइनेंस के लिए मैं यार भाई 15%, 12%, 18% क्या यूज करूं एवरेज, ताकि सबका इम्पैक्ट आ जाए। सही है जी, तो मुझे एक बात बताएं सारे बच्चे के, तो सर क्या मैं इसका एवरेज रेट 13.11 ले लूं? वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था शुरू होते ही। चले, अब मुझे एक बात बताएं, मैं 13.11 पे कब तक बुक करूं जब तक अगला खर्चा नहीं होता? अच्छा, अब देखो 31 दिसंबर 2019 पे एक तो ये पेमेंट हो रही है, ऐसा ही है, और एक रीपेमेंट हो रही है ये वाली 1.5 मिलियन और 2 मिलियन का सम कितना? तो सर देखिए, मैंने 3.5 मिलियन की रीपेमेंट की है। अच्छा, फिर मेरा बैलेंस 31 दिसंबर के आखिरी में, यानी मैंने ये 2 महीने बुक किया था एक्सपेंस, 31 दिसंबर के आखिरी में मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया ये। अच्छा, अब जरा कैलकुलेटर आपके पास, तो जरा हम देखेंगे कि ओपनिंग तक की कैपिटलाइजेशन कितनी है। चलें जी, अच्छा आप इधर देखें, क्या आपने एसेट पे इतने पैसे लगाए थे? ये 7 मिलियन, 5 मिलियन लगाए थे और 2 मिलियन लगाए थे, ऐसा ही है। अब एक और बात सुनो सर, ये जो आपने 1 मिलियन दिए है ना, ये बैंक को दिए, एसेट पे नहीं लगाए। अच्छा, पर क्या ये इंटरेस्ट तो एसेट पे लगा है? अच्छा, आप कैलकुलेटर में 5 लाख लिखें, इस 5 लाख रुपए में 43704 ऐड करें, ऐड करना है, 43704 ऐड करना है, और उसमें से ये दोनों माइनस करें जो इंटरेस्ट है इसका। ये रही भाई इंटरेस्ट इनकम, ये इन दोनों का सम है, ये इसमें से नेट हो रही है, और ये 5 लाख का स्पेसिफिक का इंटरेस्ट और इसका जनरल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1464537। और मैंने सवाल में इसकी करेक्शन भी कराई थी सर, मैंने लिखा था यहाँ पे लाके, अभी दिखा देते हैं जी। मैंने ये 5 लाख रुपए पिक किया, ये पिक किया, चेंज कैसे आ रही है बाबू? 43704, 5 लाख ये आ गया, ये 79 ये आ गया बाबू, लिंक लगे हुए, और मैंने इन सबको सम किया तो ये आ गया। सही है, चेक कर ले एक बार फिर से। हाँ जी, यही है। अच्छा जी, अब प्लीज सुनना, देखो यार ये तो लास्ट ईयर तक काम हो चुका है। अच्छा, प्लीज फोकस करना सर, इस साल का अगर मैं डेटा देखूं तो इस साल 6 मिलियन और 3 मिलियन का खर्चा हुआ है। पहला खर्चा हुआ 31 मार्च पे। अच्छा, आपके पास 5.5 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग ये था, ऐसा ही है। आपने इसके ऊपर अब अगले साल का एवरेज यूज करना है, वो हमने ये निकाला हुआ भाई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं 14.9 पे इंटरेस्ट तब तक बुक करूंगा जब तक अगला खर्चा नहीं होता, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। सर ये आ गया हमारा 3 महीने, ऐसा ही है। चलिए जी, फिर हमने और खर्चा किया, और वो खर्चा था कितने का? 6 मिलियन।
तो सर ये 2 मिलियन में 5.5 मिलियन में 6 मिलियन ऐड करो तो हो गया 11.5। सर हमने इस पे 3 महीने का बुक किया क्योंकि अगला खर्चा 30 जून को है। ये आ गया जी। अच्छा मेरे ख्याल से 30 जून पे यहाँ पे ईयर खत्म हो जाएगा, पर हाँ एसेट की कैपिटलाइजेशन खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि सर ये जो मैं अभी रेड करने वाला हूँ ये 30 जून के आगे की कहानी है और वो पीएनएल की कहानी है, तो इसकी मुझे इससे टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा पर अगर मैं अब फिलहाल एक चीज देखूं, मैंने इस साल 6 और 3 मिलियन का खर्चा किया है। अच्छा और मैंने स्पेसिफिक का इंटरेस्ट ये रहा, ऐसा ही है कितना है 450। अच्छा और 450 के अंदर नहीं 4 लाख तो पीएनएल में जाएगा ना, 450 तो पीएनएल में जाएगा। अच्छा इसके बाद सर ये जो आपके दो इंटरेस्ट है 204942 और 428516, पर इसमें से एक महीना कैपिटलाइज नहीं होगा फैब वाला, क्योंकि उसमें इंटरप्शन पीरियड था जो कि नेसेसरी नहीं था। तो सर मैं 204942 में से एक महीना निकाल दूं तो सर ये बच गया 136628। और सर हमने फिर ये दोनों सम कर लिया 428516 और 450, तो सर कुल मिला के हमारी फॉर द ईयर की कैपिटलाइजेशन आ गई 9940,144। अब इसकी खाली प्रेजेंटेशन देखनी जरा देखना सर, क्या मैं 9940,144 को एडिशन में दिखा दूं? एडिशन में आ गई ना। अच्छा ओपनिंग इतना था, एडिशन इतना हुआ, कुल मिला के कितना हो गया 24404,681, ऐसा ही है सर। ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे आ गया, यानी इसकी एंट्री ये बनी होगी CWIP क्रेडिट और प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, ये अमाउंट मिल गई। अब इस अमाउंट को मैं करूंगा डेप्रिशिएट 6 महीने। सर मैं आ गया वापस से डेप्रिसिएशन की वर्किंग पे, सही है 24404,681 ये आ गया। अब सर हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 1,89,8,984। क्या यही मेरे डिस्क्लोजर में जाना चाहिए? सर ये आ गया भाई यहाँ पे, ये रहा। अच्छा इम्पेयरमेंट आप लोगों ने 40,000 की निकाल ली थी, कहां से क्यों माइनस होगा? अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आप कर रहे हो ना, ये सही है। इसकी वर्किंग देख लो इम्पेयरमेंट की, भाई इस एसेट की जो आपका एसेट इम्पेयर हो रहा है इसकी कैरिंग अमाउंट 750 थी, यही है। अच्छा अब आपने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी 670 है, और आपने वैल्यू न्यूज की प्रेजेंट वैल्यू ले ली सारे कैश फ्लोज की, वो 710 आ रही है। हायर क्या है 710, तो सर मेरी इम्पेयरमेंट कितने की आ रही है 40,000 रुपए की। भाई इसके बाद व्हीकल तो हो गया था, व्हीकल तो हो गया था। अच्छा भाई तुम इस सवाल को अपने लिए बेंचमार्क सवाल कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें हैं जो डिस्क्लोजर में आ सकती हैं, सही है जी। तो होप आपका रिवीजन हो गया होगा। बासित सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है बाबू, मैं ये एक्सेल फाइल भेज रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, सही है जी। और इजी था, चलें जी मैं भी दे देता हूँ, मैं एक्सेल फाइल दे रहा हूँ।